हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज 20 मई को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत नीट में जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जनन। इससे पहले आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ चुके हैं, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के पहले आपने केवल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। तो पहले केवल जनन पढ़ा था, फिर उसके बाद लैंगिक जनन पढ़ा। अब इसके बाद आज हम आते हैं एनिमल फिजियोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जनन। तो आपको पता है कि मनुष्य जो है फाइलम कॉर्डेटा में सबसे विकसित प्राणी है और केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए विशिष्ट प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसे जननांग कहते हैं, और युग्मकों का निर्माण होता है, गैमीट्स का निर्माण होता है। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो मनुष्य अगर देखा जाए यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर यूनिसेक्सुअल। हम सब यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी होता है। एक लिंगी मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट इंडिविजुअल। अलग अलग जीवों में नर और मादा जननांग का पाया जाना, ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहलाती है, एक लिंगी। अब ये जो यूनिसेक्सुअल दशा है तो ह्यूमन बीइंग से पाई जाती है। मनुष्य भी डाइमॉर्फिक होता है, मतलब द्विरूपी होता है। मेल अलग होता है, इसमें फीमेल अलग होता है। तो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स, सेपरेट इंडिविजुअल। ठीक है। अब ऐसे जीव, इसमें एग्जाम्पल आपको पता है क्या है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स है। अब हम लोग क्या हैं, यहाँ पर डाइमॉर्फिक हैं। डाइमॉर्फिक माने द्विरूपी हैं। तो डाइमॉर्फिक में दो रूप हैं, यहाँ पर मेल अलग है और फीमेल अलग है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ पर, द्विलिंगी। बाइसेक्सुअल के लिए एक वर्ड और यूज होता है यहाँ पर, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑन द सेम इंडिविजुअल। एक ही ऑर्गेनिज्म में या एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको पता है क्या है, यहाँ पर फेरेटिमा है, केंचुआ। तो जितने भी हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन के अलावा यहाँ पर एंड हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल्स, जितने भी हाईली डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कम विकसित होते हैं, निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, वो अधिकांशतः बाइसेक्सुअल होते हैं, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। अब हम यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एज वेल एज गैमीट्स आर फॉर्म्ड। क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं या युग्मक बनते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में हमारे जितनी भी सेल्स हैं, कितने हैं, 23 पेयर ऑफ सेल्स हैं। तो 23 पेयर ऑफ यहाँ पर क्रोमोसोम है इन द सेल्स। तो हर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। कितनी होती है यहाँ पर, डिप्लॉयड पेयर 2n। ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम पर सेल। तो प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब 23 पेयर में यहाँ पर जो 22 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, वो ऑटोसोम हैं, दीज आर द ऑटोसोम। एंड द लास्ट जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर, वो क्या कहलाता है,
सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, लिंगोसूत्र। अब ह्यूमन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है मनुष्य। तो जो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं, युग्मक, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा, वो सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है कि वो XX के फॉर्म में है या XY के फॉर्म में है। तो इससे मेल और फीमेल को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं यहाँ पर यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो हम यहाँ पहले आते हैं टॉपिक में, किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। अब नर जनन अंग, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट या प्राइमरी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है, वृषण। टेस्टिस के बाद क्या है यहाँ पर, टेस्टिस सैक है। टेस्टिस सैक का एक और नाम है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटम भी कहते हैं। ठीक, तो टेस्टिस हो गया, टेस्टिस सैक हो गया। फिर हम किस में आ गए यहाँ पर, एपिडाइडिमिस में आ गए, एपिडाइडिमिस। फिर इसके बाद वेस्ट डिफरेंस, शुक्रवाहिनी में आ गए। वेस्ट डिफरेंस के बाद फिर किस में आ गए हम, इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट, इसका नलिका में आ जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर किस में आ जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद पेनिस है। फिर इसके बाद क्या है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। शुक्राशय है। फिर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर क्या है, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। तो मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्पेशल, वो टेस्टिस है। और ये बाकी सब उसके क्या हैं, सहायक ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आज का जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, उसमें हमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम पहले टेस्टिस सैक पढ़ते हैं, फिर टेस्टिस पढ़ेंगे, फिर एपिडाइडिमिस से होते हुए सारे ऑर्गन्स को सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टेस्टिस सैक में। टेस्टिस सैक, हिंदी में कहते हैं इसको वृषण कोश। क्या कहते हैं, वृषण कोश। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो टेस्टिस होते हैं वृषण में, वो एब्डोमेन के बाहर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, उदर गुहा के बाहर। तो मनुष्य में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा एब्डोमेन, उदर गुहा है। एब्डोमेन के बाहर यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऐसा लगा होता है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द स्क्रोटम, आल्सो कॉल्ड द टेस्टिस सैक। ठीक, कहाँ पर है, आउटसाइड द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमेन, वृषण उदर गुहा के बाहर है। ठीक है, एंड डिसेंड डाउन बिटवीन, दोनों जांघों के बीच में, थाई, दोनों जांघों के बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये टेस्टिस लटके हुए हैं, डिसेंड डाउन, नीचे की तरफ लटके हुए हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो दिस इज द फोल्डिंग्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, इन विच द वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द डार्टोस मसल। कौन सी मसल है, एक स्पेशल मसल पाई जाती है यहाँ पर,
तो जो वृषण कोश है यहाँ पर हमारे एब्डोमेन के बाहर उतरा हुआ है, इस एब्डोमेन के बाहर जो वृषण कोश है, तो वृषण कोश जिस स्ट्रक्चर में पाया जाता है उसको यहाँ पर डार्टोस मसल कहते हैं। दिस इज द डार्टोस मसल। अब जो डार्टोस मसल है जिसके कारण से हमारे यहाँ पर ये क्या दिखाई देती है, फोल्डिंग्स दिखाई देती हैं यहाँ पर ये, ठीक। अब डार्टोस मसल किससे बनी हुई है, यहाँ पर सब क्यूटेनेशियस लेयर है और स्ट्रैप्ड मसल्स की बनी हुई है। दिस इज द सब क्यूटेनियस लेयर मेड अप ऑफ अनस्ट्रैप्ड मसल्स, अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बन रही है, ठीक है। एंड दिस इज द टेस्टिस। यहां पर ये क्या है, यहाँ पर ये वृषण है। दिस इज द टेस्टिस। दिस इज द टेस्टिस। अब क्या है, दिस पैसेज, ये जो पैसेज है, दिस पैसेज इज कॉल्ड द इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। तो पहले अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टेस्टिस सैक पढ़ रहे हैं। ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, ये डार्टोस मसल है जिसके कारण से नीचे की तरफ क्या होती हैं, फोल्डिंग्स होती है। हमारा जो वृषण कोश होता है नीचे की तरफ क्या होता है, बहुत झुर्रीदार बना होता है। उसमें जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो किससे बनी होती है, अनस्ट्रैप्ड मसल्स की बनी होती है। दैट इज कॉल्ड द डार्टोस मसल। अब इसके बाद ये जो डार्टोस मसल के अलावा जो स्क्रोटम को एब्डोमिनल लेयर से जोड़ रही है, दैट इज कॉल्ड द क्रीमेस्टर मसल। ये हमारा एब्डोमेन है। अब एब्डोमेन को और यहाँ पर स्क्रोटम को आपस में जो जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस इज मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है यहाँ पर, इट इज द क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल जॉइंस स्क्रोटम टू, किससे जोड़ रही है, एब्डोमिनल मसल। अब आपने देखा ये फोल्डिंग कवरिंग है, ओवल स्ट्रक्चर है, एब्डोमेन से नीचे की तरफ लटक आए हैं। डार्टोस मसल का नीचे फोल्डिंग होती है। जो क्रीमेस्टर मसल है वो स्क्रोटम यानी वृषण कोश को एब्डोमिनल मसल से क्या कर रही है, जोड़ रही है। इसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस बनने के बाद धीमे धीमे कहाँ आते हैं, डिसेंड नीचे की तरफ उतर आते हैं और वृषण कोश से चारों ओर से क्या करते हैं, सराउंडेड रहते हैं। ये वृषण कोश को क्या दे रहा है, उसको सुरक्षा दे रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं एज वेल एज द पार्टीशन। वृषण कोश जो है एक ही है, ये पार्टीशन बना हुआ है। तो ये टेस्टिस सैक, इट इज सिंगल हॉलो स्ट्रक्चर पार्टीशनड बाई एक किससे, सेप्टम। एक सेप्टम से दो भाग में लेफ्ट और राइट में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। और दोनों के अंदर पार्टीशन के अंदर क्या होते हैं, एक एक टेस्टिस पाए जाते हैं। और क्या कर रहा है ये, इट प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस, इट प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस। वृषण को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। शुक्राणु के परिपक्व होने के लिए स्क्रोटम इंपॉर्टेंट होता है, मैच्योरेशन के लिए, बिकॉज ड्यू टू लो टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द बॉडी। यहाँ पर बॉडी से 3 डिग्री का टेम्परेचर लो होता है। इसे कारण से स्पर्म इजीली क्या कर सकते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। बनते कहाँ हैं, टेस्टिस में बनते हैं। ये टेस्टिस सैक का क्या है, यहाँ पर
फंक्शन है। और ये जो मसल्स हैं डार्टोस और क्रीमेस्टा, आपने देख लिया कि डार्टोस यहाँ पर फोल्डिंग बनाया है। अब क्या होता है, ये जो डार्टोस मसल है इसका फंक्शन देखिए, जिस समय यहाँ पर विंटर सीजन होता है, जाड़ा होता है, तो ये जो डार्टस मसल होती है ये श्रिंक कर जाती है। अब जब श्रिंक कर जाती है तो आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो इसके कारण से क्या कर जाते हैं, श्रिंकिंग के कारण टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और हीट को बाहर जाने से रोकती है। और जिस समय यहाँ पर क्या होती है, हॉट सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, तो उस समय डार्टस मसल क्या होती है, एक्सपेंड कर जाती है। इसीलिए हमारे टेस्टिस सैक जो है जाड़े के समय में इन विंटर सीजन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डार्टोस मसल ऑफ टेस्टिस सैक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेस्टिस रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, द साइज ऑफ टेस्टिस सैक डिक्रीजेस, इसका साइज डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, एंड इंक्रीजेस एट समर ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डार्टोस मसल। ये डार्टोस मसल के संकुचन और रिलैक्सेशन के कारण ही हमारा जो टेस्टिस सैक का साइज़ है जाड़े में छोटा हो जाता है और गर्मी में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब टेस्टिस सैक के बाद हम आते हैं किसमें, जो मेन स्ट्रक्चर है वो कौन सा, वो टेस्टिस का। लेकिन इससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है यहाँ पर, ये वेस्ट डिफरेंस और लिम्फेटिक वेसल्स का यहाँ पर फंक्शन है। तो दिस इट कंटेन्स द स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये स्पर्मेटिक क्या है, कॉर्ड क्या है, द ग्रुप ऑफ वेस्ट डिफरेंस नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, वेस्ट डिफरेंस का, नर्व्स का, ब्लड वेसल्स का इन इंग्विनल कैनाल। ये इंग्विनल कैनाल है, बीच का जो नैरो पैसेज है ये, और इंग्विनल कैनाल के अंदर ही यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड लगा हुआ है। दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। अब हम इसके बाद किस में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में टेस्टिस में आते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इरेज कर दे रहे हैं, इतनी लेबलिंग रहने देंगे। नाउ द टेस्टिस, वृषण, ये क्या है यहाँ पर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, यहाँ पर टेस्टिस है। कि कैसे हैं यहाँ पर, ए पेयर ऑफ ओवल पिंकिश स्ट्रक्चर, गुलाबी रंग के स्ट्रक्चर्स यहाँ, ठीक है, प्रेजेंट इन टेस्टिस सैक। शुरुआत में एम्ब्रियोनिक स्टेज में, शुरुआत में ये एब्डोमेन में रहते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ये टेस्टिस डिसेंड डाउन, नीचे की तरफ आ जाते हैं इनटू टेस्टिस सैक, यहाँ पर इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय परिवर्धन के समय टेस्टिस सैक में आ जाते हैं। अब आप देखिए मेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ओवल भी है, पिंकिश भी है, टेस्टिस सैक में पाया जाता है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट्स। अब आप देखिए यहाँ पर टेस्टिस इज मेड अप ऑफ
200 to 400 लोब्यूल्स, 200 से 400 लोब्यूल्स से मिलकर के क्या बना हुआ है, टेस्टिस बना हुआ है पिंडक में। एंड ईच लोब्यूल, जो प्रत्येक पिंडक है यहाँ पर टेस्टिस का, देखिए क्या कार्य करेगा। ईच लोब्यूल contains one or more seminiferous tubules, ठीक है, सराउंडेड इन्वेलप्ड बाई कनेक्टिव टिश्यू, क्या कहते हैं यहाँ पर, ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा और ऐसा इन्विजिलेट कर दें, ऐसा। ठीक है, ये हमने यहाँ क्या बना दिया, टेस्टिस बना दिया। अब टेस्टिस में यहाँ पर ढेर सारे ऐसे लोब्यूल्स हैं। द टेस्टिस इज आल्सो डबल लेयर्ड इन स्ट्रक्चर, ये खुद भी क्या है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये जो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द ट्यूनिका वेजाइना आउटर लेयर, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ये कौन सी लेयर है, इट इज द आउटर लेयर एंड दिस इज द इनर लेयर। तो ट्यूनिका वेजाइना आउटर लेयर है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया इनर लेयर है, एंड टेस्टिस मेड अप ऑफ 200 to 400 लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दीज आर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दीज आर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे इतना बनाया था। इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है, कौन सा है, ये पार्ट आप देख रहे हैं रिश्ता, यहाँ पर ये सारे जितनी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये इस जगह पर आकर के ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये दिस इज कॉल्ड द रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, जहाँ पर सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आ करके क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ये दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेटिटेस्टिस। अब इसके बाद जो रेटिटेस्टिस पार्ट हमने पढ़ लिया, अब देखिए रेटिटेस्टिस के बाद क्या है, दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो रेटिटेस्टिस के बाद दिस इज द एपिडाइडमिस, नाउ इन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द लोब्यूल्स
हम अगर लोब्यूल का इनर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर, दिस इज द लोब्यूल ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का एक लोब्यूल बनाते हैं। दिस इज द लोब्यूल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस एक लोब्यूल बना दिया। ठीक है, अब जो लोब्यूल है यहाँ पर, ये किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों ओर जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, दिस नाउ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सराउंडेड बाई बेसल एपिथेलियम which contains जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियम, जिसमें क्या है यहाँ पर, जर्मिनल एपिथेलियम है। एंड जर्मिनल एपिथेलियम divides and contains two types of cells। दो तरह के सेल्स हैं यहाँ पर। कौन कौन सी हैं, एक तो यहाँ पर कौन सेल है, यहाँ पर जर्म सेल, ठीक है, कौन सी, प्राइमरी जर्म सेल्स, और दूसरी यहाँ पर है कौन सी, सपोर्टिंग सेल्स। तो ये प्राइमरी जो जर्म सेल्स हैं, ये क्या है यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया जो क्या बनाएंगी यहाँ पर, मेल गैमीट्स बनाएंगी फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। और ये क्या है, सपोर्टिंग सेल्स फॉर न्यूट्रिशन ऑफ मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को न्यूट्रिशन देने वाली सेल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम में ये वाली यहाँ पर आप देखिए, ये सबसे पहले जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स यहाँ पर डिवाइड कर रही हैं जर्म सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, और ये कौन सी, सपोर्टिंग सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स। अब ये चारों तरफ का कनेक्टिव टिश्यू है, ट्यूनिका प्रोप्रिया, एंड द कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स द एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, around the seminiferous tubules endocrine cells are also present। endocrine cells, इसे कहते हैं यहाँ पर cells of Leydig also present। ठीक है, and lot of nerves, blood capillaries are present। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के चारों ओर जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ लीडिग। ठीक है, और कौन सी सेल्स हैं ये एंडोक्राइन सेल्स हैं। एंडोक्राइन होगी तो क्या करेगी यहाँ पर, दिस सिक्रीट द हार्मोन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन।
हार्मोन के सिक्रीशन के लिए जो एंडोक्राइन सेल्स हैं इन द टेस्टिस, लोब्यूल ऑफ टेस्टिस, उसका नाम क्या है? सेल्स ऑफ लीडिंग। इसके अलावा ये ब्लड कैपिलरीज हैं, नर्व्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब क्या होगा? दीज आर द जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स हैं यहाँ पर हम इसमें आते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम में दो तरह के सेल्स थे, जर्म सेल्स एज वेल एज सपोर्टिंग सेल्स। द सपोर्टिंग सेल्स आर कॉल्ड द सेल्स ऑफ सर्टोली। जो सपोर्टिंग सेल्स है उसका नाम क्या दिया गया है? सेल्स ऑफ सर्टोली। ये क्या दे रहा है यहाँ पर? सपोर्ट दे रहा है। किसको दे रहा है? फॉर द स्पर्म्स, ठीक है, जब यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन हो उसको सपोर्ट दे रहा है। एंड जर्मिनल सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड। अब ये डिवाइड कर रहे हैं टू मेक द, जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो सेल बनेगी वो बनेगी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। फिर सेल बनेगी, इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड करेगी तो बनेगी यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसके बाद जब डिवीज़न होगा तो जो सेल बनेगी दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटिड्स, और लास्ट में जो बनेगा दीज आर द स्पर्म्स। ये पूरा जो डिवीज़न है दिस इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी को कहते हैं शुक्राणु जनन। देख लीजिए, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, नाउ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, then the secondary spermatocyte, then the spermatids, and ultimately into the sperms. These are due to the division of the germ cells. Now, in this formation of the sperms, the supporting cells gives the support as well as for the nutrition. ये क्या देती हैं? ये न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं, न्यूट्रिटिव सेल्स gives thus nutrition to developing sperms. ये जो स्पर्म डेवलप कर रहे हैं इसको सपोर्ट और न्यूट्रिशन देने का जो काम है, ताकि यहाँ पर स्पर्म क्या ऐसे ऐसे करके चिपक जाते हैं बाद में। ये कौन कर रहा है? सपोर्टिंग सेल्स कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स का अपना अपना फंक्शन है। अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स द सेल्स ऑफ लीडिंग आर प्रेजेंट विच इज आल्सो कॉल्ड द एंडोक्राइन सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल हार्मोन। तो क्या करते हैं? दे सिक्रीट द एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस सिक्रीट करते हैं, इसे कहते हैं यहाँ पर मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल सच एज द डेवलपमेंट ऑफ द बर्ड एंड मोस्टैक, दाढ़ी मूछ का विकास, ठीक है, थिक वॉइस, भारी आवाज़, जो शोल्जर है इसका मजबूत होना, ये सब मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द एंड्रोजेंस सिक्रीटेड बाय द सेल्स ऑफ लीडिंग। अब ये आपने लोब्यूल ऑफ टेस्टिस देख लिया, वृषण की संरचना, और देख लिया कि वृषण की संरचना में किस तरह से यहाँ पर जो इस जर्म सेल्स होते हैं वो स्पर्म बनाते हैं, सपोर्टिंग सेल को न्यूट्रिशन देते हैं, और आसपास की जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दे मेक द मेल हार्मोन। तो हमारा जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था टेस्टिस, उसका पूरा आपने स्ट्रक्चर देख लिया, और उसमें टेस्टिस का जो मेन फंक्शन था कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म या मेल गैमीट्स एज वेल एज देयर न्यूट्रिशन। अब इसके बाद जो टेस्टिस के बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं। हमने टेस्टिस सैक पढ़ लिया, फिर टेस्टिस पढ़ लिया, हम आते हैं किसमें? एपिडाइडमिस में। Now the next structure is called the
एपिडाइडिमिस। ये आपने ऐसा बनाया था, ये दिस इज द एपिडाइडिमिस। क्या होती है यहाँ पर? इट इज ए क्वाइल्ड लॉन्ग ट्यूब which carry and stores the किसको? स्पम्स and gives the nutrition। न्यूट्रिशन भी दे रही है, केवल कैरी वर नहीं कर रही है। एंड डिफ्रेंशिएटेड द epididymis is differentiated into 3 parts। 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट है। कौन कौन सी? यहाँ पर कैपुट, कॉर्पस एज वेल एज कैपुट एपिडाइडिमिस, कॉर्पस एपिडाइडिमिस एज वेल एज कॉडा एपिडाइडिमिस। ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट को हेड भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट। ये उसका मिडिल पार्ट होता है। और ये कौन सा पार्ट होता है? एंड पार्ट होता है या टेल पार्ट होता है। तो ये यहाँ पर जो प्रारंभिक भाग है वो कैसा है? कैपुट एपिडाइडिमिस, कैपुट एपिडाइडिमिस। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कॉर्पस एपिडाइडिमिस। और जो लास्ट का पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉडा एपिडाइडिमिस। ठीक, तो इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसको थोड़ा सा और बीच में ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर जो मेल गैमीट बन रहे हैं, तो जो ट्यूब ले जा रही है वो क्वाइल्ड है, लॉन्ग है और स्टोर कर रही है, इसको हमको न्यूट्रिशन दे रही है। तो केवल स्टोर नहीं कर रही है, उसको न्यूट्रिशन भी दे रही है, कैरी कर रही है, एज वेल एज इट्स वॉल इज, जो इसकी वॉल होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होती है। इट्स वॉल इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर and contains lot of स्टीरियोसिलिया। बहुत सारे स्टीरियोसिलिया होते हैं, पक्ष्म की तरह की रचनाएं होती हैं, प्रोजेक्शन होते हैं इसमें। और ये जो प्रोजेक्शन होते हैं पक्ष्म की तरह की रचनाएं, तो क्या करती हैं? स्पर्म को आगे बढ़ाती हैं, एज वेल एज एंड फैगोसिटाइज द, जितने भी यहाँ पर और मटेरियल्स हैं, फैगोटाइज द डेड सेल्स एंड क्या करते हैं यहाँ पर? सिक्रीट इनहिबिन हार्मोन। एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको कहते हैं इनहिबिन। और ये हार्मोन जो सिक्रीशन हो रहा है, इसका फंक्शन क्या है कि जो इनहिबिन के कारण जो अदर्स हैं या फिर जो है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, केवल वही क्या कर रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और एंटी मुलेरियन फैक्टर भी कहते हैं, जो यहाँ पर फीमेल जो है ट्यूब्यूल्स को क्या कर देता है? रोक देता है। एंड एंटी मुलेरियन फैक्टर, which prevents the development of फीमेल डक्ट्स। फीमेल डक्ट के यहाँ पर डेवलपमेंट को रोक देता है, इसीलिए उसको एंटी मुलेरियन फैक्टर कहते हैं। इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करता है, इसके अलावा क्या कर रहा है? यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, रेटिटेस्टिस आपको बता दिया कि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें, वहाँ पर उसमें क्या कहते हैं? रेटिटेस्टिस कहते हैं।
अब इसके बाद हम आते हैं किसमें, एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस में आपने देख लिया किस तरह से यहाँ पर 3 पार्ट में उसको डिफ्रेंशिएट किया था। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमना एपिथीलियम थी उसकी, एज वेल एज, अब आपको एक चीज़ देखना है यहाँ पर कि जो एपिडाइडिमिस के बाद हम किस पार्ट में आते हैं, दिस इज द वेस्ट डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। क्या कर रही है ये शुक्रवाहिनी, आप देखते हैं। वेस्ट डिफरेंस, लॉन्ग थिन ट्यूब, ठीक है, और अराइजेस फ्रॉम, कहाँ से अराइज हो रही है, कॉडा एपिडाइडिमिस से, कॉडा एपिडाइडिमिस से, ठीक है ना। एपिडाइडिमिस आपको पता है कॉमा की आकृति की होती है। अब ये कॉडा एपिडाइडिमिस से आगे की ओर बढ़ रही थिन ट्यूब है, तो क्या कह रही है, वेस्ट डिफरेंस एंड कैरी द, किसे, स्पम्स इनटू, कहाँ ले जा रही है, फर्दर ले जा रही है, तो कैरी द स्पम। अब एंड मीट्स द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, जो शुक्राशय की डक्ट है उसमें ओपन हो जाती है, उससे मिल जाती है, एंड मेक्स इजैकुलेटरी डक्ट, किसमें खुल जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट कहलाती है, इजैकुलेटरी डक्ट, एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रल पैसेज, यूरेथ्रल पैसेज में ओपन हो गई, ठीक है। ये फंक्शन किसका है, यहाँ पर वेस्ट डिफरेंस का है, और वेस्ट डिफरेंस जो है शुक्रवाहिनी, जो यहाँ पर हमारी क्या है, शुक्राशय है, उसकी नलिका से मिलकर क्या बना रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है, और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो अल्टीमेटली किस में खुल जाए, यूरेथ्रल पैसेज में। अब आप एक स्ट्रक्चर देखिए तो आपको आगे का जो पार्ट है वो उसमें समझ में आएगा। ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ठीक है। ये हमने यहाँ पर टेस्टिस बना दिया, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस सैक है, ये एपिडाइडिमिस है। एपिडाइडिमिस आपको पता है किस आकृति की होती है, कॉमा शेप्ड होती है, ठीक है। और एपिडाइडिमिस आगे बढ़ करके जिस नलिका में खुलती है दैट इज कॉल्ड द वेस्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, वेस्ट डिफरेंस कहते हैं, शुक्रवाहिनी। और इसी तरह से यहाँ पर है। अब ये जो शुक्रवाहिनी है यहाँ से आकर के, और ये बना है आपका सेमिनल वेसिकल, और ये सेमिनल वेसिकल जो बना हुआ है, ये सेमिनल वेसिकल की यहाँ पर ट्यूब है, और सेमिनल वेसिकल की जो ट्यूब है वो ट्यूब में आकर के क्या हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे। इसको स्ट्रक्चर को ऐसे बना दें, ये यहाँ से वो निकली है क्या, मूत्रवाहिनी, तो मूत्रवाहिनी से कर्व करती हुई, टर्न करती हुई, और यहाँ पर, और ये दोनों नलिका, ये दोनों नलिका अल्टीमेटली जब खुल रही हैं तो, और दिस इज कॉल्ड द इजैकुलेटरी डक्ट। अब इस नलिका को क्या कहते हैं, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। किस पार्ट में खुल रही हैं ये, इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है, दिस इज द सेमिनल वेसिकल। अब ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज द होल पार्ट
दिस इज द यूरिनरी पैसेज, यूरेथ्रल पैसेज, ठीक है। और लास्ट में आगे आकर के ये पार्ट किस में खुल रहा है, यहाँ पर ये खुल रहा है पेनिस में। तो अब यूरेथ्रल पैसेज तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको यूरेथ्रल पैसेज ना पढ़ करके इस पार्ट को अगर हम थोड़ा सा इस नलिका को और बड़ा कर दें, आप देखिए इस नलिका को थोड़ा और बड़ा कर दें इस तरह से, और ये बड़ा करने के बाद इसको और नीचे तक ले आएँ, ठीक है। तो ये वाली जो डक्ट आ रही है ये दोनों ये ऐसे आ रही हैं, अब ये दोनों यहाँ खुल जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है हम इसको थोड़ा सा लेबलिंग, थोड़ा ज़्यादा ऊपर लेबलिंग हो गया था इस पार्ट पर। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा वो यूरेथ्रल पैसेज का, तो ये पार्ट यूरेथ्रल पैसेज का हो गया। अब इसके बाद का पार्ट क्या कहलाएगा, पेनिस वाला कहलाएगा, तो इजैकुलेटरी डक्ट हो गई। अब इस वाले पैसेज में हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो हम आते हैं यहाँ पर यूरेथ्रल पैसेज, यूरेथ्रल पैसेज पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद किस में आ जाएंगे, पेनिस में आ जाएंगे। तो यूरेथ्रल जो पैसेज है मूत्र मार्ग का, ये इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ आगे बढ़ता है। यहीं पर एक ग्लैंड पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसी के पास एक निकट में यहाँ एक और ग्लैंड पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड का एक और नाम है यहाँ पर। तो यूरेथ्रल पैसेज जो निकलता है तो पहले इसमें कौन सी ग्लैंड आती है, इसमें पहले आती है यहाँ पर प्रोस्टेटिक पार्ट, प्रोस्टेटिक पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंटेन्स प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगाड़े की आकृति की होती है, ये ग्लैंड होती है। और ये सिंगाड़े की ग्लैंड क्या करती है, विच इज यहाँ पर कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टेड होती है, एंड विच secretes the nutritious substance containing, क्या सिक्रेट करता है ये यहाँ पर, फ्रक्टोज, ठीक, फिर सेमिनोजेलिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साफ साफ लिखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो फ्रक्टोज क्या देगा, इसको एनर्जी देगा, किसको, सीमेन को, क्योंकि यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं उसमें जो सब्सटेंस बन रहा है उसको सीमेन कहते हैं, जिसमें स्पर्म प्लस न्यूट्रिशियस फ्लूइड है। सेमिनोजेलिन क्या करता है यहाँ पर, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, ये एक्टिवेट्स द स्पर्म। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स द स्पर्म। और जो सेमिनोजेलिन है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सीमेन, सीमेन को कंसंट्रेट कर देता है, सांद्र कर देता है, और फ्रक्टोज को क्या देता है, एनर्जी देता है। ये प्रोस्टेटिक पार्ट में है। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर कौन सी ग्लैंड आती है, काउपर ग्लैंड आती है। मेम्ब्रेनस पैसेज, मेम्ब्रेनस पैसेज, इस पार्ट में कंटेन्स द काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या होती हैं यहाँ पर, ये स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, विच क्या करेगा यहाँ पर, ये जो आपकी काउपर्स ग्लैंड हैं, ठीक है, इससे पहले जो मैंने अभी आपको पार्ट पढ़ाया किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है, इससे पहले जो आपने सेमिनोजेलिन और क्या देख लिया, कौन सा पार्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दैट इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल का पार्ट था जो जल्दी जल्दी में उसमें आ गया, ये सेमिनल वेसिकल का पार्ट है।
और ये जो सेमिनल वेसिकल होता है शुक्राशय, ये सिक्रीट करता है यहाँ पर फ्रक्टोज और सेमनोजेलिन एंड प्रोस्टेग्लैंडिन्स। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या देगा, एनर्जी देगा। सेमनोजेलिन क्या करेगा, यहाँ पर कंसंट्रेट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सीमेन, एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंड क्या करेगा, एक्टिवेट द स्पर्म। ठीक है, वो किसका, प्रोस्टेट का नहीं था। अब हम आते हैं प्रोस्टेट पार्ट में। जो प्रोस्टेटिक पार्ट है, इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो जो एंजाइम सीक्रेट करती है, सब्सटेंस सीक्रेट करती है, दैट कंटेन्स द पेप्सिनोजन, हाइलुरोनिडेज, ठीक है, एंड न्यूरामिनिडेज। दीज सब्सटेंस activate the sperms and neutralize the acidity of यूरेथ्रल पैसेज की जो एसिडिटी है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं प्रोस्टेटिक पार्ट में। ठीक है, फिर हम आते हैं काउपर ग्लैंड में। काउपर ग्लैंड को यहाँ पर एक और नाम दिया गया, क्या कहते हैं, यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कैसी होती हैं, एक पेयर में होती हैं, और पेयर में होने के बाद ये जो सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, वो सब्सटेंस यहाँ पर केवल उसकी जो वेजाइनल पैसेज की एसिडिटी होती है उसको क्या कर देता है, यहाँ पर इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिवेट द वेजाइनल एसिडिटी। ठीक है, ये पार्ट अभी आप यूरेथ्रल पार्ट में आ रहे थे। अब हम आते हैं किसमें, पेनिस में, जिससे होकर के मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मीन्स स्पर्म प्लस लिक्विड कंटेनिंग दो सबको मिलाकर क्या कहते हैं, सीमेन, वो सिक्रीट होता है। तो पेनिस क्या होता है यहाँ पर, ये इरेक्टाइल ऑर्गन है। इरेक्टाइल आउटर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब विच enlarges due to blood filling and hormonal activation, न्यूरल एंड हार्मोनल एक्टिवेशन। ठीक है, अब क्या है इसमें, पेनिस में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, यहाँ पर एक तो होता है रूट, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है ग्लांस पेनिस। ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन है पेनिस। अब देखिए इसमें पेनिस का और डिटेल देख लेते हैं। ऐसा बनाया हुआ है, यहाँ पर that is the glans penis, that part is called the root and this is part is called the body। अब इस वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाली जो ये अंदर का ये जो पार्ट है, ये क्या है यहाँ पर, ये यूरिनरी पैसेज है, यूरिनरी पैसेज, एंड
द मेन बॉडी ऑफ द पेनिस कंटेन्स द 3 कॉर्ड्स। कौन कॉर्ड्स होते हैं इसमें? 3 कॉर्ड्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं कॉर्ड्स में? कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये होते हैं ए पेयर, एक जोड़ी। और होता है कार्पोरा स्पंजियोसा, ये कितने होते हैं? सिंगल। तो ये वाला जो पार्ट है ये कार्पोरा स्पंजियोसा, आगे का पार्ट, और ये दोनों जो हैं ये है कार्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो अब कार्पोरा कैवर्नोसा और स्पंजियोसम के टिप पर यहां पर होता है यूरिनो जेनाइटल पोर। अब आप अगर इसका टीएस देखें, this is the Carpora spongiosa which contains the urinogenital pore, and these are the Carpora cavernosa which contains a deep artery। ये डीप आर्टरी है और इस आर्टरी में ब्लड फिलअप हो जाने के कारण यहाँ पर ये तन जाते हैं, इसमें जो है ये बड़ा हो जाता है, इसका साइज इरेक्ट हो जाता है और बहुत डीप पार्ट तक स्पर्म क्या हो जाती है? सीमेन इंजेक्ट हो जाता है। तो ये पेनिस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब पेनिस के स्ट्रक्चर में जो कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पंजियोसा, तो आगे का जो पार्ट है ग्लांस पेनिस, इस ग्लांस पेनिस में केवल कार्पोरा स्पंजियोसा होता है जिसके टिप पर यहाँ पर यूरिनोजेनिटल पोर लगा होता है। अब इसमें एक पार्ट और है, दिस इज द मेम्ब्रेनस कवरिंग। क्या ये मेम्ब्रेनस कवरिंग है? आल्सो कॉल्ड द फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम क्या है यहाँ पर? मेम्ब्रेनस कवरिंग, मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड द ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस को चारों ओर से ढकने वाली मेम्ब्रेन है उसे फ्रेनुलस कहते हैं, और इसी को काट दिया जाता है मोहम्डन्स में, विच इज कट डाउन, विच इज कट डाउन इन मोहम्डन्स, मोहम्डन्स कॉल्ड खतना। इसी को क्या कहते हैं? खतना कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को काट देते हैं, जन्म से ही काट देते हैं, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है? ग्लांस पेनिस को प्रोटेक्शन दे रही है। और इनसाइड द मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन को काटा नहीं जाएगा तो इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो सकता है? इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड द फ्रेनुलम, अगर फ्रेनुलम के अंदर देखें, ए ऑयली सब्सटेंस स्मेग्मा is present inside, present secreted by, किससे सिक्रीट हो रहा है यहाँ पर? ऑयल ग्लैंड्स। तो ऑयल ग्लैंड का जो सिक्रीट होता है स्मेगा, वो यहाँ पर जो है फ्रेनुलम के अंदर होता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, एंड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इट स्मेल्स बैड।
इससे बुरी स्मेल आती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, लगातार साफ़ करना पड़ता है। और ये चूँकि फ्रेनलम वो लोग इसीलिए काट देते हैं ताकि जन्म से ही ये पार्ट क्या रहे, साफ़ रहे। और ये ग्लांस पेनिस बाहर की तरफ निकला रहता है, लेकिन ग्लांस पेनिस में फ्रिक्शन रगड़ होती रहती है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए फ्रेनलम होता है, बाई बर्थ होता है। फिर अलग अलग जो है रिलीजन्स के हिसाब से उसको काट देते हैं। अब ये जो फ्रेनलम है, तो हमारा जो मेन पार्ट है कि जो पेनिस है हमारा, तो पेनिस का जो इरेक्शन और यूरिनेशन दोनों अलग अलग पार्ट। तो आप देखिए कि एक पैसेज तो वही है, यूरिनरी पैसेज, लेकिन कभी भी यूरिन और यहाँ पर सीमेन एक साथ पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं पास हो सकता? तो यहाँ पे एक रीज़न है कि यूरिन, जो भी हमारा यूरिन सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है ना, तो यूरिनेशन एंड पेनिस इरेक्शन, यूरिनेशन एंड पेनिस इरेक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा पेनिस क्या हो रहा है, इरेक्शन हो रहा है, यूरिनेशन हो रहा है, बट इजैकुलेशन, जो इजैकुलेशन है हिंदी में स्खलन कहते हैं, स्खलन मतलब सीमेन जिस समय शरीर से बाहर निकलता है, इजैकुलेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ, किससे कंट्रोल में होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि यहाँ पर यूरिनेशन भी हो जाए और क्या हो जाए, इजेक्शन भी हो जाए, स्पर्म भी क्या हो जाए या सीमेन रिलीज हो जाए, क्योंकि ये दोनों सिस्टम नर्वस सिस्टम के न्यूरो, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो चूंकि दोनों अलग अलग सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं, इसलिए कभी भी पेनिस से स्पर्म इजैकुलेशन या सीमेन इजैकुलेशन या इरेक्शन या यूरिनेशन दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हैं। तो आपने देखा किस तरह से आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट पढ़ लिए। अब इसमें कभी कभी एक टॉपिक आता है क्रिप्टोऑर्गेनिज्म की, किसी कंडीशन में किसी बच्चे के जब वृषण ऊपर से नीचे नहीं उतर पाते हैं तो उसको कहते हैं यहाँ पर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है ये क्या है, यहाँ पर नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन टेस्टिस सैक, सो स्पर्म मैचुरेशन डज नॉट अकर। तो स्पर्म का जो मैचुरेशन है वो नहीं हो पाता, उस दशा को कहते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। अब यहाँ पर ऑर्किडेक्टोमी एक वर्ड यूज होता है, कहीं की यूज करते हैं ऑर्किडेक्टोमी। अगर यहाँ पर हम टेस्टिस को रिमूव भी कर दें, एनिमल्स में कर देते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी बनी रहे बछड़े की, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ टेस्टिस। तो पहले तो टेस्टिस के रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी, यहाँ पर पेनफुल मेथड्स थे, अब तो बहुत इजी मेथड आ गए हैं। तो रिमूव, अगर टेस्टिस को ही हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं। और एक वर्ड और आता है यहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। तो अगर यहाँ पर लो काउंट ऑफ स्पर्म, अगर स्पर्म का काउंट लो हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस सैक पढ़ा, टेस्टिस पढ़ा, उसके बाद क्या देखा है, यहाँ पर टेस्टिस के ऊपर जो क्वाइल्ड कॉमा की आकृति की स्ट्रक्चर लगी हुई थी, एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस के बाद वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल और वेस्ट डिफरेंस की ट्यूब के मिलने से इजैकुलेटरी डक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर यूरेथ्रल पैसेज में क्या आ गया था, यहाँ पर तो पहले सेमिनल वेसिकल देख लिया, उसके बाद प्रोस्टेटिक पार्ट पढ़ लिया, उसके बाद काउपर ग्लैंड पढ़ लिया। फिर मेन पार्ट में आते हैं एक्सटर्नल इरेक्टाइल ऑर्गन्स में, पेनिस का स्ट्रक्चर देख लिया, किस तरह से उसमें रूट जो है बॉडी और किसमें लास्ट पार्ट में वो डिफ्रेंशिएट होता है। फिर उसमें 3 क्या होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं, रस्सी की तरह की रचनाएं होती हैं
गांठ, और उसमें दो, एक पेयर कैवर्नोसा का होता है, एक क्या होता है कार्पोरा स्पंजियोसा का होता है। फिर इसके बाद हमें देख लिया कि जो कार्पोरा स्पंजियोसा होता है वो ग्लांस पेनिस में या टिप में पाया जाता है, और उसी के जो है एपिकल पार्ट पर यूरिनोजेनाइटल पोर लगा होता है, जहाँ से यूरिन और क्या कौन सा निकलता है यहाँ पर, तो यूरिनरी पैसेज भी है और स्पर्म के इजेक्शन के लिए भी है। तो दोनों का एक साथ फंक्शन है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यूरिनेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, कपुलेशन के लिए अलग अलग पोर्स होते हैं। तो वहाँ यूरिनरी पोर अलग है और जेनाइटल पोर अलग है, लेकिन मेल में यूरिनोजेनाइटल पोर कहते हैं, क्योंकि दोनों पोर एक ही हैं, दो अलग अलग पोर नहीं है, सिंगल पोर होता है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंतर्गत क्या रिलीज होती है, यहाँ पर यूरिन रिलीज होती है, और सिंपैथेटिक सिस्टम के अंतर्गत स्पर्म इजेक्शन होता है या इजैकुलेशन होता है। तो हमने आज मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया, उसमें जो हमने बीच में प्रोस्टेटिक पार्ट में पढ़ा दिया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सेमनोजेलिन, वो एक्चुअली किसका था, सेमिनल वेसिकल्स का था, तो वो मिस कन्फ्यूजन में ऐसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।